देखिए क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल्स टू, मतलब कि एक इक्वेशन दे रखी है हमें, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसमें अल्फा और बीटा रखकर आपको 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सम ऑफ जीरोस आपको पता है ना, ये होता है ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे, बी क्या है हमारा 8, ए क्या है 3, एक तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो सी अपॉन ए क्या हो जाएगा हमारा 2 अपॉन 3 प्लस का 3 ना, 2 अपॉन 3 ये हो गया। अब हमें दे रखा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है, क्रॉस कर लूं क्या हो जाएगा 1 अपॉन बीटा, मतलब बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा अपॉन में बोला अल्फा और बीटा, तो इनको आगे पीछे कर लो, बात तो एक ही होगी ना। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी, ये हमारी -8 अपॉन 3 अपॉन में, इसकी वैल्यू क्या है 2 अपॉन 3, इसको अगर ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा हमारा -8 अपॉन 3, रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाला 3 अपॉन 2, 3 से 3 काटा, 2 से 2 8 को काटा 4 आ गया, तो -4 है इसमें सी ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से करना है। पहले तो आप मतलब ये देख लीजिए कि इनके सम ऑफ जीरोस को लिख लीजिए, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। मल्टीपल चॉइस में तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ये लिखिए, ठीक है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखिए और फिर इनको ये सॉल्व कर लो, बस आ गया आपका -4, ठीक है ना। थोड़ी बहुत कंडीशन चेंज कर देगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y b sin थीटा देन द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है ना, ये कंडीशन दे रखी है। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो कंडीशन है ना, इसमें इन वैल्यू को पुट करना है। कैसे, देखिए b का स्क्वायर आपका सेम रहेगा, ठीक है, x के स्क्वायर की जगह आपका क्या आएगा a cos स्क्वायर थीटा ना, cos थीटा का स्क्वायर ना, प्लस फिर आपका a का स्क्वायर सेम रहेगा, ये बचेगा y की जगह क्या रहेगा b sin थीटा का स्क्वायर ना, सिंपल। ये हो जाएगा b का स्क्वायर a का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा प्लस a का स्क्वायर b का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इस पूरे की जगह b का स्क्वायर और x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा y का स्क्वायर, ठीक है। साइन a cos और b sin की जगह हमने ये रख लिए। अब ये हो जाएंगे, अगर हम इन दोनों को देखें तो यहां हो जाएगा हमारा b का स्क्वायर ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई इंटू b का स्क्वायर और a का स्क्वायर, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर लिख लो या फिर b का स्क्वायर और a का स्क्वायर लिख लो, ये है ऑप्शन में, ऑप्शन बी। y का स्क्वायर क्यों हुआ है, ये b sin मतलब b का स्क्वायर और sin का स्क्वायर, ये क्या दे रखा है b sin थीटा, तो यहां जब स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, इसकी जगह ये रखो या फिर ये रखो, y रख लो या फिर b sin थीटा रख लो, सेम ही रहेगा। तो जब b sin थीटा के ऊपर स्क्वायर है दोनों के ऊपर, तो हमने y के ऊपर स्क्वायर रख दिया इसकी जगह, ठीक है। फिर इन दोनों की जगह हमने क्या करा, cos और sin यूज कर लिए, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 होती है और b का स्क्वायर और a का स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसमें भी तो हमारा अगर देखा जाए तो a स्क्वायर और b स्क्वायर आएगा,
तो वो कॉमन रख लिया हमने दोनों तरफ से ना, दोनों तरफ से कॉमन रखने के बाद में ये आया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इनके लिए आइडेंटिटीज आपको याद होनी जरूरी है ना, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज जो है साइन कोस इनके स्क्वायर वगैरह में दे रखे वो आपको याद होनी जरूरी है। कोई प्रॉब्लम? देखिए क्वेश्चन है द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टेक्स 0.0,4 0,0 3,0 7 चैप्टर का है। वैसे इसमें से ना ट्रायंगल वाला जो पोर्शन है वो डिलीटेड सिलेबस में ना, फिर भी लेकिन आप इसको कर ही लेना। देखिए इसमें क्या करना है कि हमने एक ट्रायंगल लिया, कोई भी ट्रायंगल ले लिया ना, ठीक है, ए की वैल्यू दे रखी है 0,4 0,0 और 3,0। ठीक है, ट्रायंगल लेकर आप क्या करोगे, एबीसी में करना है आपको AB प्लस BC प्लस AC, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगेगा, AB क्या है हमारा, ये दोनों AB, x2 का स्क्वायर वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये हमारा x1 हो गया, ये x2 y1 और ये x2 और y2, पहले इसको रख लीजिए ना, तो ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 प्लस, अब इन दोनों में क्या करना है हमें, ये x2 y2 रखने हैं, ये x1 y1 रखने हैं, ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 0 प्लस, अब y2 में क्या करेंगे, 0 माइनस 0 का स्क्वायर सिंपल प्लस, अब इन दोनों को लेना है AC, तो ये x2 y2 हो जाएगा, यहां हो जाएगा ये हमारा 3 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 4, इनका स्क्वायर हो गया, 0 आएगा और यहां 4 है, तो 4 में से 0 माइनस होगा 4 ही आएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहां 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, देखो देखो देखो, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, ये हो जाएगा हमारा 25, कौन सी वाला, ये वाला, ये जो है ना, ठीक है, ये 5 का स्क्वायर होगा, ये हमारा 3 का स्क्वायर है प्लस 5 का स्क्वायर कितना हुआ 12 यूनिट, मतलब जो हमारा पैरामीटर फॉर ट्रायंगल आएगा वो 12 यूनिट होगा, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं, रोकिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज, आप एक चीज सोचिए, इसने बोला है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, दोनों की मल्टीप्लाई जो होगी वो क्या हो सकता है, बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, नॉन ऑफ दिस, या तो ये बोल रहे हैं कि दोनों होंगे, इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं और एन इरेशनल नंबर भी हो सकता है, इनमें से कोई भी नहीं हो सकता, एक इरेशनल नंबर हो सकता है, अपरिमेय संख्या ना, ओनली, केवल, और रेशनल नंबर ओनली। तो हम पहले क्या करेंगे, 2 डिजिट ले लेते हैं, पहले हम क्या करते हैं कि 2 इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करके देखिए, इरेशनल नंबर कौन से होंगे हमारे, √3 इंटू √5 ले लो, ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करिए, √15 क्या आता है ये, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब एक इरेशनल ले लिया और एक रेशनल, क्या आएगा 0, क्या बनता है ये, रेशनल नंबर, ठीक है।
अगर मैं √3 की मल्टीप्लाई √3 से करता हूं √9 रेशनल नंबर बनेगा 3 रेशनल, ठीक है। √2 की मल्टीप्लाई √8 से करता हूं, √16 8 2 जा 16, 4 बना रेशनल, ठीक है। 2√5 की मल्टीप्लाई 2√3 से करता हूं, 2 2 जा 3 5 जा 15 इरेशनल। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है ना। ऐसी कंडीशन में आप 2 3 की मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, अगर दोनों में से कोई सा भी दोनों आ जाए, जैसे पहले रेशनल आ गया फिर इरेशनल आ गया, तो इसका मतलब दोनों होंगे। या फिर आपने 2 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए और नहीं आ रहा है तो फिर इरेशनल हो, ठीक है। लेकिन वैसे तो दोनों ही होंगे, कभी भी करके देख लेना, किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करके देख लेना, या तो अपरिमेय संख्या आएगी या फिर परिमेय संख्या। कोई प्रॉब्लम इसमें? देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर इज √3 टाइम्स, मतलब 3√3 गुना बोल रहे हैं ना वो, ठीक है, दैट ऑफ इट्स हाइट, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, सन का एलिवेशन एंगल बनाना है ना। तो फिगर होगा कुछ इस तरीके से ना, ठीक है। ये हो गया हमारा ए बी, पी रख लो, इसको सी रख लो, पी रख लो, कुछ भी रख लो, ठीक है। तो ये हमारा वो टावर या ट्री वटेवर जो भी है उसकी हाइट हो जाएगी ए बी, ये ठीक है, और ये लेंथ हो जाएगी, सिंपल। अब इसने क्या बोला है कि हमें क्या निकालना है? एंगल निकालना है। सबसे पहले इसने हाइट भी √3 टाइम्स बोल रखी है, तो लेट कर लीजिए, लेट हाइट या ए बी इक्वल्स टू एक्स मीटर, सिंपल एक्स मीटर रखा मैंने। तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? BC जो है ये हो जाएगी हमारी x इंटू √3, सिंपल। अब x √3 दे रखी है और ये हो जाएगी हमारी x, सिंपल। तो लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है, तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन BC या CB, ठीक है। tan थीटा इक्वल्स टू AB कितना है हमारा x, BC कितना है x √3, x से x गया 1 बचा, tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन √3, तो ये 1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan थीटा बराबर 30 डिग्री। तो मतलब जो इसमें सन के द्वारा जो एलिवेशन एंगल होगा, ठीक है ना, सन का जो एलिवेशन एंगल बनेगा वो कितना होगा हमारा 30 डिग्री का। यहां से जो एंगल बन रहा है ये पूरा आ जाएगा हमारा 30 डिग्री ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर वो यहां पे अगर बोल देता कि √3 की जगह यहां पे √2 दे देता तो √2 आ जाता, 1 आ जाता, मतलब जितना जो क्वेश्चन में बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? देखिए, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 20 एंड 24 इज, सबसे छोटा लिस्ट मतलब सबसे छोटा इंटीजर पूर्णांक ढूंढना है जो 20 और 24 से डिवाइड हो जाए। हालांकि ये लगभग सभी 20 और 24 से डिवाइड हो जाएंगे। सबसे छोटा पूछा है, सबसे छोटा मतलब
जो सबसे पहले डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए दो तरीके हैं कि आप 20 और 24, ठीक है, 20 और 24 से आप इनको डिवाइड करके देख लीजिए। जैसे मैंने इसको 20 के टेबल में देखा 120, 26 जा 120, 24 5 जा 120, तो मैंने 24 और 20 से ये डिवाइड हो रहा है और सबसे छोटे नंबर, दूसरे की तरफ आपको जाना भी नहीं, ठीक है ना। तो आप दूसरा तरीका आप इसमें एलसीएम और एचसीएफ के तरीके से भी यूज कर सकते हो आप। मतलब आप क्या करोगे, 20 और 24 का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना। एलसीएम लेने के दो तरीके होते हैं। मैं तो सिंपल तरीका देखूंगा कि 20 और 24 के टेबल में ऐसी कौन सी डिजिट है जो दोनों टेबलों में आती है। तो मुझे तो पता है 26 120 और 24 5 120, तो दोनों टेबल में मुझे दिख रहा है एलसीएम है। और दूसरा तरीका क्या है, आपको वही छोटे बच्चों की तरह कर लीजिए, 20 24 10 आया, कितना बार 12 5 6 3 से करेंगे 5 1 फिर 5 से, ठीक है, फिर 5 3 जा 15 30 60 120, तो 120 आया। तो मतलब सबसे जो छोटी डिविजिबल मतलब डिविजल होने वाली जो सीट वो डिजिट होगी या इंडिजिट्स होगा वो हमारा 120 होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 3 डिजिट दे दी जाती तो तीनों डिजिट का आप एलसीएम निकालते ना, 4 होती 4 का, 5 होती 5 का। तो मतलब ऐसी डिजिट देखिए जो जितनी भी डिजिट दे रखी है उन सभी डिजिट में सबसे पहले जो कॉमन नंबर आ रहा है उनके टेबल में, ठीक है ना, तो वो इसका एलसीएम हो जाएगा या फिर वो लीस्ट नंबर होगा। और अगर सबसे बड़ी पूछी होती तब 480 हो जाती, लार्जेस्ट में आपका 480 होता। क्यों? क्योंकि सब 20 से और 24 से दोनों से 480 डिवाइड हो रहा है, 24 से 20 नंबर पे 20 नंबर पे हो जाएगा ना, ठीक है, और 20 से ये 24 नंबर पे, सिंपल। एलसीएम 120 भी इसका एलसीएम है, 240 भी इसका एलसीएम है, 360 भी इसका एलसीएम है, 480 भी इसका एलसीएम है। लीस्ट नंबर जो होगा वो 120 होगा, ठीक है ना। एलसीएम हमारा कितना भी मतलब डबल तिबल मतलब कितना भी टाइम हो सकता है, ठीक है ना। और अगर लीस्ट नंबर पूछा जाएगा तो सबसे छोटे वाले नंबर लेना होगा। कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए, फॉर एनी कलेक्शन ऑफ n टाइम्स सिग्मा x माइनस x के ऊपर बार, x के ऊपर बार मतलब मीन, ठीक है ना, माध्यम। तो किसी कलेक्शन के लिए नंबर n नंबर दे रखे, मतलब n टाइम्स बोला हुआ है, तो उसका क्या आंसर होगा। तो हाँ देखिए, n टाइम्स है तो n टाइम का n टाइम के लिए ये होगा हमारा x माध्यक होगा माइनस ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। एनी कलेक्शन के लिए कोई भी कलेक्शन होगा हमें n टाइम्स लेना पड़ेगा, n नंबर्स, नंबर ऑफ रैंक्स होंगे हमारे ना। तो इनमें x के ऊपर बार कॉमन है, ये बचेगा हमारा x के ऊपर बार n, इधर कुछ नहीं बचा तो है ऑप्शन में भैया हाँ आपने ऊपर बात लगाया, इसके ऊपर बेटा हमने क्या करा है, वो n टाइम्स के ऊपर ना मतलब सिग्मा x बोल रहा है, सिग्मा x कब आएगा उसका टोटल हो जाएगा। किसी भी मतलब जो कोई भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसका n नंबर पे ही तो होगी उसकी, तो मतलब n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आएगा हमारा n के पावर n x के ऊपर बार माइनस x के ऊपर बार ऑलरेडी दे रखा है इसमें, ठीक है ना। तो फिर हमारा x के ऊपर बार कॉमन आ जाएगा और n माइनस 1 बचेगा, ये आंसर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है असर्शन और रीजन वाला ना,
आते हैं क्वेश्चन पेपर में, इसमें बोला गया कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072, देन देयर एचसीएफ वो एलसीएम इज 162। ठीक है, और एचसीएफ दे रखा है चलो भैया करो सुनो कोई बात नहीं। तो देखिए एचसीएफ दे रखा है 16 दो नंबर का और एलसीएम दे रखा है दो नंबर का। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर ना, ध्यान रखना। मतलब कि अगर ये दो चीज दे रखी है आपको, इनमें से एक नंबर दे रखा है तो दूसरी संख्या जो है वो आप इजीली निकाल सकते हो, या ये दो संख्या दे रखी है एचसीएफ दे रखा है एलसीएम आप निकाल सकते हो डिवाइड करके, दो संख्या दे रखी है एलसीएम दे रखा है डिवाइड करके एचसीएफ आ जाएगा, सिंपल। तो यहां क्या बोला हुआ है इसने कि 16 जो है वो उसका एचसीएफ है, एचसीएफ कितना है उसमें 16, एलसीएम कितना बोला हुआ है दो डिजिट का 162, सॉरी देयर प्रोडक्ट बोल रहे हैं ना, दो संख्याओं का प्रोडक्ट है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट। थ्री 3072 ये दिया है, मतलब इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है दो डिजिट की मल्टीप्लाई वो ये दे रखे है 3072 और एचसीएफ हमें 16 दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि एलसीएम 162 है, एलसीएम 162 है। तो हमें क्या करना है कि इसी ने बोला है कि रीजन बोला है इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर देन एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी, यही कंडीशन दे रखी है। ए और बी दो नंबर दे दिए, दोनों नंबर की प्रोडक्ट इक्वल्स टू एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है ना। तो फिर इसने कुछ ऑप्शन दिए, इनमें से बताना है हमें। तो ये देखिए आप, मैंने क्या करा, ये एलसीएम दे रखा है, ये एचसीएफ है और ये हमारे दो नंबरों की प्रोडक्ट है। अगर मैं 3072 को 16 से डिवाइड करता हूं और इक्वल में रखता हूं 162, एलसीएम मैंने बराबर में रखा, एचसीएफ से डिवाइड कर रहा हूं। अगर मैं दो नंबर के प्रोडक्ट को एचसीएफ से डिवाइड करूंगा तो मेरा एलसीएम आ जाएगा, सिंपल है। तो मैंने इससे डिवाइड करा, 16 बचा 16, ठीक है, 14 बचा 147 हो गया, 16 9 जा 144, 3 बचा 32 हो गया, 16 2 जा 192। अब ये देखिए 192 नॉट इक्वल टू 162, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं ना, नॉट इक्वल आ गया, मतलब कि ये जो एचसीएफ दे रखा है इसने गलत दे रखा है, मतलब इसका असर्शन जो दे रखा है वो गलत है, रीजन इसका सही है। रीजन तो इसने सही दिया ना कि ए और बी की मल्टीप्लाई और एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना, मतलब ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होना चाहिए, लेकिन इसका क्या आया, ये आया। तो ये पॉइंट तो ठीक है, ये वाला गलत है। अब इसने क्या ऑप्शन दिया, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्या ए हमारा असर्शन जो है वो ठीक है? नहीं ना, मैंने ऊपर कट का निशान लगा दिया आपकी समझ के लिए, गलत है ना वो। फिर इसमें सेकंड ऑप्शन दे रखा है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ट्रू बोले हुए हैं, लेकिन इसने कहा है कि आर जो है वो ए की सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये भी गलत हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट कह रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है? नहीं ना, फॉल्स है नहीं, तो ये भी ऑप्शन कट गया हमारा। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ए गलत आया, गलत है ना ये, और आर सही है, तो हम किस पे टिक कर देंगे, डी, ठीक है ना।
ऐसी कोई भी कंडीशन आती है ना, अगर एसएसएल रीजन नहीं दे रखा होता, अगर आपसे ये पूछ लेता कि 2 डिजिट की मल्टीप्लाई दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट या 2 नंबर्स, ठीक है, और एक एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है, तो आप एचसीएफ से डिवाइड कर दीजिए, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम से डिवाइड कर दोगे एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, उनको मल्टीप्लाई में रखिए, एक नंबर दे रखा है, दूसरा निकालना है, तो उससे डिवाइड कर दीजिए उन दोनों को। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज के लिए